नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो जितने भी यहाँ पर ये आपके जो वैज्ञानिक लिखे हैं सारे के सारे मैं कवर करवा दूंगा इस एक वीडियो में और कम समय में। यानी कि एक प्रश्न में एक सिद्धांत किसी के द्वारा भी दिया गया हो, जिन पियाजे के द्वारा थॉर्नडाइक, और सारी चीजें मैं एक ही प्रश्न में आपको बता दूंगा, सारी डिटेल। तो स्किप नहीं करना है इस वीडियो को। चाहे तो आप इस वैज्ञानिकों नाम से देख सकते हैं या फिर जो बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये वीडियो लाया गया है, तो आपको स्किप नहीं करना है। इसमें जो परीक्षण दिए गए आपके टेट, सीएटी और आईबीटी जो परीक्षण है, टीएटी परीक्षण है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। बाकी जिन पियाजे, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, पावलोव, फ्राइड, है ना, सी फ्राइड का मतलब सिगमंड फ्राइड है ना, कोहलर, ब्लूम, चॉम्स्की, गोल्डमैन, गाल्टन, वुंट, मैकडोगल, स्किनर, वंडूरा, गार्डनर, ये सारे के सारे वैज्ञानिक मैंने इस एक ही वीडियो में रखे हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। सारे बच्चों को ये वीडियो पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी। इस प्रकार से इस वीडियो को बनाया गया है, तो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एक बार ये वीडियो देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि इन सारे जितने भी मैंने नाम बताए वैज्ञानिकों के, दूसरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्नों के माध्यम से सारी चीजें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, लिखित में समझाऊंगा, है ना, ताकि आपको कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो, इसके सोच ले और आप कभी भी उसको पढ़े, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको ना हो, है ना। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रति प्रस्तुत किया है? सरल सा प्रश्न है, सभी को, मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा। वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है भैया? या फिर सीधा सीधा भी आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसमें एक है वस्तु स्थायित्व, इसका संप्रति किसके द्वारा प्रस्तुत किया? प्रश्न एक ही है ना। आंसर क्या होगा? पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर या फिर कोहलबर्ग। आप भी आंसर दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ताकि आप आपका आकलन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर होगा आपका जिन पियाजे, है ना। जिन पियाजे जी ने क्या करा है भैया? वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय दिया है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अब यहाँ पर जिन पियाजे जी के बारे में हर एक छोटी सी छोटी यहाँ पर डिटेल हम जानेंगे। सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि जिन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है भैया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? तो पहली अवस्था है, यहाँ पर देखिए सीरियल बाय याद करना आपको जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष से इनके द्वारा बताई गई है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की। तीसरी अवस्था बताई इनके द्वारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। और चौथी अवस्था इनके द्वारा बताई गई है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की होती है। ये चारों अवस्था आपको 1, 2, 3, 4 यानी कि सीरियल से याद करना है, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी भी किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे, इन्होंने अपना अध्ययन किया था, अपना प्रयोग किया था, किस पर किया था? यदि ये प्रश्न पूछे तो आपको पता होना चाहिए, अपने बच्चों पर किया था इन्होंने अपना अध्ययन। किस पर किया था? अपने बच्चों पर किया था। और अपने बच्चों का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था लॉरेंट, और 2 पुत्रियां थी, जिसमें ल्यूसिन एक का नाम था और दूसरे का नाम क्या था? जैकलिन, है ना। तो ये आपको याद रखना, नाम नहीं पूछते हैं अधिकतर, ये पूछते हैं भैया इन्होंने अपना अध्ययन किस पर किया था? तो अपने बच्चों पर किया था, है ना। यदि बाल मनोवैज्ञानिक के जनक पूछे, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, भैया बाल मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? तो आपको वो कौन होंगे? जिन पियाजे होंगे। इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई है। यदि आपसे ये पूछ ले कि सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी गई और कब लिखी गई, तो पुस्तक लिखी गई भैया 1923 में। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी 1923 में। ये इनकी सर्वप्रथम यानी कि पहली पुस्तक थी, है ना। आगे हम बात करें तो यहां पर उपनाम भी पूछा जा सकता है कि भैया जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है भैया? संज्ञानात्मक विकास को और किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो इसे विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञान का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, मानसिक विकास सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत, इन सभी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का और क्या नाम है, या फिर इसे किस नाम से जाना जाता है? एक विकल्प इसमें से दे देंगे, बाकी 3 विकल्प अलग दे देंगे। आपको पहचानना होता है, टिक करना होता है ना। तो यहाँ पर जान गई भैया उपनाम, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब चलेंगे दूसरे प्रश्न।
है ना। ये रहा दूसरा प्रश्न, और मुझे जहां तक लगता है ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं, है ना। और इस प्रश्न में अधिकतर बच्चे गलती करेंगे। निम्नांकित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, फ्रायड ने, या फिर बंडूरा ने। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे कि सर ये प्रश्न तो गलत है। क्यों गलत है भैया? कि इसमें कोहलबर्ग तो आई नहीं, है ना। क्या नहीं आया इसमें? कोहलबर्ग तो विकल्प में है ही नहीं, तो ये विकल्प या ये प्रश्न जो है ये तो गलत हो गया। इसमें चारों विकल्प गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, मैं समझाऊंगा, समझिएगा। यदि आपसे यहां पर पूछे कि निम्नांकित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, या फिर पूछ ले कि भैया सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, है ना। क्या पूछ ले कि सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो वहां पर यदि प्रश्न ऐसा पूछे तो आंसर क्या होगा भैया आपका? सीधा सीधा जिन प्याजे पर टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन यहां पर आप बात करेंगे, कमेंट करेंगे सर इसमें सर्वप्रथम तो पूछा नहीं गया, तो भैया कोहलबर्ग भी कहां पर विकल्प में दिया? यदि दिया होता बिल्कुल आप टिक कर सकते थे, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम नहीं पूछा है। लेकिन दोनों चीजें मैं क्लियर कर दूं कि सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत पूछे तो आपको जिन प्याजे लगाना है, और डायरेक्टली पूछ ले कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, और वहां पर कोहलबर्ग दे तो आपको उस पर टिक करना। लेकिन यहाँ पर विकल्प में कोहलबर्ग नहीं है। आगे एक और प्रश्न मैंने इसी तरह का रखा है, उसका आंसर आपको देना है। मैं फिर बता रहा हूं, है ना। 15वां प्रश्न मैंने रखा है, वहां तक चलेंगे, आंसर आपको देना होगा वहां पर। तो यदि यहाँ पर नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग नहीं आया है, तो आपको क्या करना, जिन प्याजे, क्योंकि इनके द्वारा सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कब दिया है वो क्लियर कर देते हैं। यहां पर देखिएगा, जो सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया वो जिन प्याजे द्वारा दिया गया। ये इंपोर्टेंट आईएमपी है, याद रख लीजिएगा इसको, है ना। सर्वप्रथम पूछे तो आंसर क्या होगा आपका? जिन प्याजे होगा। कब दिया था? 1965 में। कब दिया था? 1965 में। और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा कब दिया गया था? 1969 में। यानी कि पहले किसके द्वारा दिया गया? जिन प्याजे के द्वारा, नैतिक विकास का सिद्धांत, है ना। जिन प्याजे ने कौन से चरण बताए, कितने चरण बताए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने चरण बताए हैं, है ना। ये सारी चीजें हम एक एक करके आपको बताएंगे। पहले जिन प्याजे के बारे में देख लेते हैं कि भैया इनके अनुसार जो नैतिक विकास के चरण बताए वो कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। और आपके लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के कितने, जो इनका विकास का सिद्धांत है उसमें कितने स्तर बताए, कितने चरण बताए, तो चरण 6 बताए हैं और स्तर 3 बताए हैं। आगे हम बात करेंगे, पहले जिन प्याजे जी के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके 4 चरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया, इसको इंग्लिश में एनोमी कह सकते हैं और हिंदी में व्यतिक्रम या फिर पूर्व नैतिक काल कहते हैं, जिसे इन्होंने पहले 5 साल में रखा गया है आपका व्यतिक्रम या पूर्व नैतिक काल। दूसरा है इनका हेट्रोनोमस, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं नैतिक यथार्थवाद, जो कि इन्होंने 5 से 9 वर्ष तक रखा है इसको। तीसरा है हेटेरोनोमी, है ना, रेसिप्रोसिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नैतिक सापेक्षवाद या फिर विषम लैंगिक पारस्परिकता, जिसको 9 से 13 वर्ष में रखा गया है। यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज हर जितने भी सिद्धांत में जितने भी स्तर बताएं, जितने भी आपके चरण बताएं, एक एक करके आराम से इत्मीनान से सीरियल बाय आपको याद करना है ना। चौथा है इनका स्वायत्तता किशोरावस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष तक इनके द्वारा रखा गया है। ये हो गई जिन पियाजे जी की बात। अब करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की बात। इनके द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है ना। इन्होंने चरण कितने बताए भैया? 6 चरण बताए, लेकिन स्तर कितने बताए? 3, है ना। एक स्तर में 2 चरण इनके द्वारा बताया गया है। तो याद रखिएगा, इनके द्वारा 3 स्तर और 6 चरणों में इनके द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसका वर्गीकरण किया है। अब 6 चरण कौन कौन से हैं? 3 स्तर के माध्यम से इनके द्वारा बताया गया है। स्तर फर्स्ट है इनका पूर्व परंपरागत नैतिकता। कौन सा है? पूर्व परंपरागत नैतिकता। कब से कब तक बताई है इन्होंने? 4 से 10 वर्ष तक बताया है। और इसमें 2 चरण रखे गए हैं। पहला चरण है जिसमें पूर्व परंपरागत नैतिकता में दंड, आज्ञाकारिता और सजा होती है, और दूसरे चरण में साधन, प्रयोजन, वाग, उद्देश्य, अभिविन्यास होता है। तो कौन से स्तर में कौन से चरण रखे गए हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। स्तर 2 की हम बात करें तो ये है आपका पारंपरिक नैतिकता, जो कि 10 से 13 वर्ष तक इनके द्वारा रखा गया है। चरण 3 में इनके द्वारा बताया गया भैया अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास। और चरण 4 में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और कानूनी और व्यवस्था अभिविन्यास, है ना। 3 चरण में क्या रखा है, चौथे चरण में क्या रखा है, और कौन से स्तर में रखा गया है, कौन से स्तर में रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। स्तर 3 की हम बात करें तो उत्तर परंपरागत नैतिकता, जो कि 13 से 16 वर्ष तक इनके द्वारा रखा गया है। चरण 5 और 6 में क्या है भैया? 5 में है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारी या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास।
6 में सार्वभौमिक सिद्धांत या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये यहाँ पर 3 स्तर मैंने आपको बता दिए हैं और 6 चरण आपको बता दिए हैं। भैया 3 स्तर में, हर स्तर में 2-2 चरण रखे गए हैं, टोटल 6 चरण आपके हो गए हैं। तो ये आपके जेनी पियाजे जी हो गए और ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, है ना। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत तो जेनी पियाजे लगा के आइएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, ये प्रश्न पूछा भी गया है, आगे हम चर्चा करेंगे उस पर। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और ये आपका बुद्धि से संबंधित है और काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें कुछ डिटेल में पॉइंट आपको बताऊंगा, वो विशेषकर ध्यान दीजिएगा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, यदि ये आपसे पूछे तो क्या होगा सही आंसर? बीने, स्टर्न, टर्मन या फिर वेसलर, क्या होगा? आपको भी आंसर देना है ना। कमेंट के माध्यम से दीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि भाई आंसर सही दिया फिर गलत दिया आपने। क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर देखिए, मानसिक आयु का प्रतीक पूछे तो हमेशा याद रखिएगा साइमन बीने। कौन होंगे? साइमन बीने होंगे भैया। मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया है बीने साइमन द्वारा दिया गया है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, बुद्धि से संबंधित है ये प्रश्न। यहाँ पर देखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय बीने साइमन द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर हम शुरुआत से चलेंगे तो आपको यहाँ पर एक एक करके 1985, 1990 इस प्रकार से यहाँ पर मैंने पॉइंटों को रखा है ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ ले कि भैया बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा किया गया था। इंपोर्टेंट आईएमपी है। कहां के रहने वाले हैं भैया? ये इंग्लैंड के। कब किया था इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग? तो 1885 में। सन याद रखना है, किसके द्वारा किया गया है और क्या किया गया भैया? बुद्धि शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने, इंग्लैंड के रहने वाले थे, 1885, है ना। 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट, मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। कौन सा प्रकाशन किया, कब किया, किसके द्वारा किया गया? 3 चीजें इसमें लिखी हुई है। 1890 में किया गया। किसका किया गया भैया? मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट। किसके द्वारा? केटल के द्वारा। कहां पर? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, है ना। और याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है भैया, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, ये केटल के द्वारा किया गया था और इसी पुस्तक में किया गया था। कब? 1890 में। मानसिक परीक्षण के बारे में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो केटल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1890 में। अब बात करते हैं 1905 की। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था और कौन सा किया गया था? देखिए, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब किया गया था? 1905 में। आईएमपी है, ध्यान दीजिएगा। सारे पॉइंट आईएमपी, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से कि 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा था भैया? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, है ना। अब बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो मैं बताऊंगा 6ठे और 7वें पॉइंट में। पहले 5वां पॉइंट हम देख लेते हैं कि भैया मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। यहां पर देखिए, मानसिक परीक्षण है और यहां पर मानसिक आयु है, दोनों अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा कि भैया मानसिक आयु शब्द का जो प्रयोग है ये किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। किसका? मानसिक आयु शब्द का, है ना। अब देखिए, बच्चा गलती कहां करता है, ये विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने काफी ये प्रश्न आपसे पूछा है और काफी बच्चे ने ये गलती की है। यदि आपसे पूछे कि भैया सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा किया गया, तो मैं आपको बताऊं 50 से 60% कम से कम बता रहा हूं ये रेशियो में। मैंने यहाँ पर क्यूज के तौर पर एक प्रश्न आपको दिया था, है ना, जो हमारी कमेंट्री वगैरह होती है उसमें दिया था। तो लगभग आप मानेंगे नहीं, 89% बच्चों के द्वारा आंसर गलत दिया था। अब ये जो रेशियो है ये कम नहीं है। तो यहां पर आप जब भी वीडियो देखें, मेरा नहीं किसी का भी आप वीडियो देखें, इत्मीनान से आराम से देखें उसको, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। क्योंकि यहां पर जो बच्चे अधिकतर आंसर लगा रहे थे वो क्या लगा रहे थे? टर्मन। लेकिन टर्मन आंसर इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर क्या पूछा है आपसे? सर्वप्रथम पूछा है ना। तो सर्वप्रथम पूछे कि भैया सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ज्यादातर जो विकल्प होते हैं वो स्टर्न दिए होते हैं, कोहलमान कम विकल्प में दिया होता है। यदि दिए तो भी आपको ध्यान रखना है, स्टर्न और कोहलमान द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। कब दिया? 1912 में।
अब 1912 में यदि पूछ ले कि 1912 में जो स्टर्न और कहलमान द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था वो कौन सा है, तो वो है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बस इतना सा ही इनके द्वारा सूत्र दिया था। ये टर्मन जी ने इसको संशोधित किया था, है ना, इसको सरल बनाया था। इस सूत्र को, ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा था तो इसको क्या किया था इन्होंने, संशोधित करके सरल बनाया था। तो ये कब बनाया था इनके द्वारा, 1916 में। याद रखिएगा, यदि ये पूछ ले आपसे या फिर डायरेक्टली पूछ ले कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया और वहां पर स्टर्न ना हो, तो आपको क्या करना है भैया, टर्मन लगाना है। या फिर संशोधित सूत्र पूछ ले तो आपको टर्मन लगाना है कि 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने क्या संशोधित किया भैया, पहले क्या था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसमें इनके द्वारा क्या कर दिया, बटे 100 लगा दिया गया, ताकि ये सरल रूप हो गया इसका। और ये याद रखिएगा, ये अभी वर्तमान में भी यही बुद्धि लब्धि का सूत्र चल रहा है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए बुद्धि से संबंधित थे वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, जो कि आपके पास होनी चाहिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है आपका, किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का जो यह नियम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो ये नियम बताया गया है भैया, ये किसके द्वारा बताया गया है, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर वाटसन। अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, चौथे का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पर किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। तो ये नियम किसके द्वारा दिया गया, आपने देखा होगा भैया, प्रयास व भूल का सिद्धांत आपने देखा होगा, ये उसी के अंतर्गत है ये प्रश्न। और ये किसके द्वारा दिया गया भैया, प्रयास व भूल का सिद्धांत, तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। इनके बारे में हम जानकारी देंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी जानकारी है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे संबंधित, है ना। देखिए ये तो रहा अपना प्रश्न जिसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूं। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक की। भैया इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इनके द्वारा प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया है। कौन सा, प्रयास व भूल का सिद्धांत, या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यदि आपसे ये पूछे कि थॉर्नडाइक द्वारा जो प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया है, इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो किस पर किया है, तो याद रखिएगा बिल्ली पर किया है, भूखी बिल्ली पर। इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और इनके द्वारा नियम कितने बताए हैं, तो देखिए नियम तो सीखने के इनके दो बताए, पहला है आपका मुख्य नियम और दूसरा क्या है, गौण नियम। अब यहाँ पर मुख्य नियम के भी नियम बताए हैं और गौण नियम के भी नियम बताए हैं। यदि मुख्य नियम के नियम पूछे तो वो है 3, गौण नियम के कितने होंगे, 5 होंगे। एक एक करके दोनों के बारे में बताएंगे। और ये आपके नियम रहे मुख्य नियम, पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये आपको याद रखना भैया, मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर बहु अनुक्रिया का नियम। आपको पता होगा तो आप टिक कर देंगे भैया बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है, क्योंकि ये गौण नियम के अंतर्गत आता है। और गौण नियम कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। अब 5 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम जिसे रुचि का नियम भी कहते हैं, और सादृश्यता का नियम जिसे पूर्व अनुभव का नियम, और 5वां है साहचर्य रूपांतरण का नियम। ये 5 गुण नियम बताए हैं आपका थॉर्नडाइक ने। अब बात करते हैं भैया, जैसे कि हमने आपको जीन पियाजे के जो सिद्धांत उनको और किन किन नामों से जाना जाता है वो बताया था। तो यहाँ पर हम आपको थॉर्नडाइक के जो प्रयास और भूल का सिद्धांत है उसे और किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में बताएंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत। देखिए ये चीजें इंपोर्टेंट हैं, है ना, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सीधा सीधा नहीं पूछा जा रहा। आपसे पूछ ले कि भैया अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अभ्यास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सिद्धांतवाद का सिद्धांत पूछ ले, एसआर थ्योरी के बारे में पूछ ले, संबंधवाद का सिद्धांत पूछ ले, सहसंबंधवाद का सिद्धांत पूछ ले, या फिर आवृत्ति का सिद्धांत पूछ ले, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये एक ही सिद्धांत है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के लीजिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के लीजिए, प्रयास व भूल का सिद्धांत के लीजिए, सारे के सारे एक है। ये इनके अन्य नाम आप कह सकते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समय मिले पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए 5वां प्रश्न। मुझे लग रहा है वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है, यदि आप यहां तक आ गए हो तो जरूर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त
टीचर से संबंधित कोई सी भी वैकेंसी हो, है ना, सभी में ये इंपोर्टेंट हैं, ये प्रश्न आते हैं, तो उनको अपने जितने भी ग्रुप, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उनमें जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भैया इस प्रकार की वीडियो आपको आगे चाहिए या फिर नहीं, है ना। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र यहां संप्रति किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यहां पर ZPD के बारे में चर्चा की जा रही, पूछा जा रहा है आपसे, एरिक्सन, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग या फिर प्याजे, क्या होगा। सही आंसर पहले आपको देना है हर प्रश्न का, है ना, चाहे कमेंट्स के माध्यम से या कॉपी में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र पूछ ले ZPD, या फिर निकट विकास का क्षेत्र पूछ ले, एक होता है स्कैफोल्डिंग, जिसे पहाड़ या फिर ढांचा भी कहते हैं, यदि उसके बारे में पूछ ले, तीनों के बारे में एक साथ पूछ ले, अलग अलग पूछ ले, आंसर आपका एक ही होगा, क्या होगा भैया, वाइगोत्स्की। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सभी वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, चाहे आपसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD के बारे में पूछ ले, निकट विकास के क्षेत्र के बारे में पूछ ले, या फिर स्कैफोल्डिंग, हिंदी में इसे पूछा जाता है पहाड़ या फिर ढांचा इसे कहते हैं, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, IMP है, काफी प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। हर सिद्धांत के मैंने उपनाम जरूर दिए हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहले हम वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भाषा का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना, अधिगम सिद्धांत और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे ZPD भी कहा जाता है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे, छठे प्रश्न पर चलेंगे। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई। निकट विकास का क्षेत्र नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है भैया, निकटता के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर वर्दीमर। काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए छठे का। आपने गेस्टाल्टवादियों के बारे में सुना होगा, थोड़ा सा हिंट में आपको दे देता हूं। सुना है गेस्टाल्टवादी कौन कौन से उसमें वैज्ञानिक आते हैं, उससे संबंधित ही प्रश्न। अब बताइए क्या होगा। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका वर्दीमर। कौन होगा, वर्दीमर। ये कौन है भैया, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक इन्हें कह सकते हैं, जनक इन्हें कह सकते हैं, और निकटता के सिद्धांत की संकल्पना इनके द्वारा ही दी गई है। थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे, सुनिएगा कि भैया निकटता के सिद्धांत की संकल्पना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जर्मन के मनोवैज्ञानिक है मैक्स वर्दाइमर द्वारा दी गई थी। यहाँ पर वर्दाइमर लिखा हुआ है ना। यहाँ पर यदि आपसे सीधा सीधा पूछे कि भैया गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के संस्थापक पूछ ले या फिर जनक पूछ ले, कौन होंगे, मैक्स वर्दाइमर होंगे। कौन होंगे, मैक्स मर्दाइवर। कब दिया भैया, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञानी की जो स्थापना है ये जर्मनी में, कहां पर हुई थी, जर्मनी में, और ये जर्मन के ही मनोवैज्ञानिक है मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1912 में की गई थी। कब, सन यदि पूछे तो 1912, आपको ध्यान रखना है। अब इन गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इंक्लूड थे, किनके द्वारा इसमें इनका सहयोग हुआ, तो वर्दीमर के साथ साथ कोहलर का, कोफका का, लेविन, ये सभी क्या है भैया, गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक है। आगे इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कोहलर किससे संबंधित है, तो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न और काफी अच्छा प्रश्न है, विलियम उंट से संबंधित प्रश्न है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था, आंसर मैं आपको बता चुका हूं। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया भैया, विलियम उंट के द्वारा स्थापित किया गया। चलो मैंने इसका आंसर आपको बता दिया, लेकिन एक प्रश्न और कर लेता हूं, उसकी डिटेल में दूंगा, उसके पहले आपको आंसर देना है। यदि आपसे पूछ ले कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, यदि ये पूछ ले तो आंसर बताइए भाई कमेंट्स में। क्या होगा, क्या पूछ ले आपसे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछ ले, कौन होंगे। दूसरा प्रश्न दे देता हूं, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक पूछ ले, ये बताइए दोनों का आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न पूछा मैंने आपसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, और दूसरा प्रश्न पूछा प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं। जल्दी से फटाफट आंसर करिए, क्योंकि मैं इसके जस्ट बाद इसका विश्लेषण करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं।
है ना। आई होप अपना आंसर दे दिया होगा। चलते हैं, बताते हैं आपको किसने दिया भैया। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, पहले हम आंसर जान लेते हैं, क्योंकि आंसर में सिर्फ विलियम उंट मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर ये कब स्थापित किया गया था, तो 1879 में, है ना। कहा, जर्मनी के लेप्जिग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया गया। किसके द्वारा, विलियम उंट के द्वारा। कब, 1879 में। देखिए दो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, एक पूछा था आधुनिक मनोविज्ञान का जनक और दूसरा पूछा था प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक। दोनों ही पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, आंसर क्या होगा, विलियम उंट ही होगा, है ना। चाहे प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के बारे में पूछे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे, या फिर प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे, विलियम उंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, बाल अंतर्बोध परीक्षण, जैसा कि मैंने आपको बताया था टीएटी, सीएटी, आईबीटी परीक्षण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये रहा प्रश्न, तीनों के बारे में एक साथ आपको जानकारी देने वाला हूं। जहां तक मुझे लगा हर एक जानकारी मैंने प्रश्नों के माध्यम से देने की कोशिश की है। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया, बेलक, थर्स्टन, थोंडाइक या फिर आलपोर्ट। इसे क्या कहते हैं भैया, सीएटी कहा जाता है, सॉरी सीएटी कहा जाता है। बताइए क्या सही आंसर होगा, बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो याद रखिएगा, ये दिया है आपका बेलक ने। किसने दिया है, लियोपोल्ड बेलक। इनका पूरा नाम क्या है, लियोपोल्ड बेलक है। अब हम पहले सीएटी के बारे में जानेंगे, फिर टीएटी के बारे में, फिर आईबीटी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पर तीनों के बारे में जानेंगे। आंसर ये रहा आपका टीएटी, सीएटी और आईबीटी, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे सीएटी के बारे में, बाल अंतर्बोध परीक्षण। याद रखिएगा सारी चीजें मैंने यहाँ पर रखी है। प्रतिपादक कौन होंगे, जैसे कि हम प्रश्न में बता चुके हैं, लियोपोल्ड बेलक। कब की थी इनके द्वारा परीक्षण, कब किया था, तो 1948 में। सन भी आपको ध्यान में रखना है। इनके साथ विकास में योगदान भी दिया गया था लियोपोल्ड बेलक के। तो वो कौन थे, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस, है ना। ये याद रखिएगा, यदि पूछ ले भाई बाल अंतर्बोध परीक्षण में किसका योगदान था विकास में, तो याद रखिएगा डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस का, है ना। इस परीक्षण में क्या होता है भैया, तो इस परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है, टोटल, यहाँ पर टोटल दी गई है 10 संख्या होती है आपकी बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी में, है ना। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर किसके चित्र बने होते हैं, तो जानवरों के चित्र बने होते हैं। अब इन चित्रों के माध्यम से क्या किया जाता है, तो बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कोई सा भी जानवर हो, शेर हो गया, तो उसके बारे में बता दिया कि भाई इसके ऊपर कहानी लिखो। तो इस प्रकार से चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। ये कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है, ये इंपोर्टेंट है। बाल अंतर्बोध परीक्षण कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है, तो ये विशेषकर ध्यान दीजिएगा। यहाँ परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। इनको 10 कार्ड दिए जाते हैं, उस पर जानवरों के चित्र होते हैं। कोई सी भी जानवर का चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहते हैं। बस इतना सा आपको याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं टीएटी। टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो मॉर्गन एवं मूरे। कब किया गया था, तो 1935 में। सन आपको साथ में ध्यान रखना है ना। इसमें क्या होता भैया, इस परीक्षण में आपने अभी देखा कि भैया, मैं थोड़ा सा रिपीट भी आपको करवाता जाऊंगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। जैसे कि सीएटी में मैंने आपको बताया था कि 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्डों में जानवरों के चित्र होते हैं, उनमें चित्र दिखाकर कहानी का उल्लेख किया जाता है, उनको लिखने के लिए कहते हैं। और यहाँ परीक्षण 3 से 11 वर्ष तक की उम्र के बारे में मैंने अभी आपको बताया, है ना। अब बात करते हैं टीएटी परीक्षण के बारे में। मॉर्गन एवं मूरे इसके प्रतिपादक है। इन्होंने कार्ड के सहारे व्यक्तित्व का परीक्षण किया। पूछे कि व्यक्तित्व का परीक्षण किसमें किया गया है, और विकल्प में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दे तो आपको टिक कर देना है, सही आंसर होगा, है ना। इसमें क्या होता भैया, कार्ड की कुल संख्या 30 + 1 होगा। अब ये एक अलग से क्यों लिखा है, यहाँ पर हम जानेंगे। 30 + 1 यानी कि टोटल कितनी संख्या होती, 31। यहाँ पर ऐसा नहीं विकल्प में 30 + 1 दे, टोटल भी आपको दे सकते हैं 30, 31, 32, 33। तो आप तो 31 पर टिक करना है ना। चलिए इस परीक्षण में टोटल जो 31 कार्ड होते हैं, उसमें जो 10 कार्ड होते हैं उसमें पुरुषों से संबंधित होते हैं, है ना। 10 कार्ड महिला से संबंधित होते हैं, और 10 कार्ड दोनों से होते हैं, यानी कि पुरुष से भी होते हैं और महिला से। टोटल कितने हो गए, 30। एक कार्ड जो होता है उसे क्या करा जाता है, खाली रखा जाता है। क्या रखा जाता है, खाली, है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिपादक कौन होंगे, मॉर्गन एवं मूरे होंगे। कार्ड के सहारे इन्होंने व्यक्तित्व का परीक्षण किया। टोटल 31 कार्ड, जिसमें 30 + 1, एक खाली कार्ड है। 10 में पुरुषों की, 10 में महिलाओं की, और 10 में दोनों की जो फोटो होती है या फिर जो चित्र होते हैं वो बने होते हैं। अब क्या होता है इसमें, आगे जानकारी देंगे आपको। इसमें क्या होता है कि इसमें
बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्ड पर कहानी लिखवाई जाती है और इसका जो प्रयोग है वो जैसे कि हमने अभी जाना कि टीएटी सॉरी जो आपका सीएटी है वो 3 से 11, लेकिन इसका जो प्रयोग है 14 वर्ष से अधिक बालकों पर ही किया जाता है। 14 वर्ष से अधिक के जो बालक है उस पर इसका प्रयोग किया जाता है टीएटी परीक्षण का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आईबीटी के बारे में जानेंगे भैया। स्याही धब्बा परीक्षण काफी इसके बारे में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है तीनों, है ना। तो प्रतिपादक कौन होंगे? हरमन रोरसा होंगे। इस परीक्षण में क्या होता भैया, यहाँ पर देखिए स्याही धब्बा से आप समझ गए होंगे कि इसमें स्याही के धब्बे बने होते हैं। कितने कार्ड में? 10 कार्ड में। कितने में? 10 कार्ड में। आपको दो चीजें ध्यान में रखना है कि भैया आपका जो सीएटी परीक्षण है ना, उसमें भी 10 कार्ड होते हैं और आपका जो आईबीटी है इसमें भी 10 कार्ड होते हैं। ये दोनों सेम सेम है ना, लेकिन इसके जो परीक्षण जो समझाने का तरीका है वो अलग है। इसमें स्याही के धब्बे हैं, ये याद रखिएगा, और इसमें 5 कार्ड पर काले और सफेद धब्बे होते हैं और बाकी जो 5 है उसमें विभिन्न कलर होते हैं, किसी भी प्रकार का कलर उसमें हो सकता है। बालक को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें बालक के क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं, है ना। उन आकृतियों को दिखाकर उनसे पूछा जाता है। तो ये हुआ आपका हरमन रोरसा द्वारा प्रतिपादित किया गया स्याही धब्बा परीक्षण, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे तीनों के बारे में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। देखिए अभी हाल ही में हमने अभिप्रेरणा से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था जो लगभग 45 मिनट या फिर 1 घंटे का था। उसमें अभिप्रेरणा के हर एक प्रश्न को लिया था, डिटेल आपको बताई थी। यदि नहीं देखा देख लीजिएगा, सारी चीजें एक एक चीजें वहां पर मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे यहाँ पर भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन और डिटेल में चाहिए तो वहां पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में पूछा गया। भाई मैक्लेलैंड है, मास्लो है, कट-लेविन है या फिर हर्ज़बर्ग है, कौन है? तो याद रखिएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। पहले तो आप आंसर दीजिए इसका, है ना। 9th का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट्स के माध्यम से। इसका सही आंसर होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में पूछे तो मैक्लेलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? मैक्लेलैंड, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभिप्रेरणा के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में, किसके द्वारा? डेविस सी मैक्लेलैंड के द्वारा दिया गया है। इसकी व्याख्या कौन सी पुस्तक में की गई है? तो पुस्तक का नाम पूछे तो द एचविंग सोसाइटी। कौन सी? द एचविंग सोसाइटी द्वारा इस पुस्तक जो है इसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत की व्याख्या की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैक्लेलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के कितने घटक बताए हैं? तो सीधा सीधा पूछे उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के कितने घटक हैं? तो 3 घटक हैं। कौन कौन से? उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति या फिर संबंधता। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्लेलैंड द्वारा जो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत बताए हैं उसमें से कौन सा घटक नहीं है। 3 दे देंगे, 1 अलग दे देंगे, आपको उसमें से पहचानना होगा। तो तीनों घटकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति और संबंधता। आगे बात करेंगे अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में जो इंपोर्टेंट है सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी। सीधा सीधा आपसे मूल प्रवृत्ति के बारे में पूछे भैया अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? तो विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया। किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14 मूल प्रवृत्तियां। साथ में आपको याद रखना है इनके द्वारा संवेग भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? संवेग। जितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उतने ही उनके द्वारा संवेग बताए गए हैं। इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात की जाए मनोविश्लेषण सिद्धांत की, या फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है, या फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया पूछे तो ये फ्रायड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा। और इंपोर्टेंट क्या है, जैसे कि मैकडूगल के हिसाब से 14 मूल प्रवृत्ति बताई है, तो इनके हिसाब से भी जो प्रवृत्तियां बताई गई है वो कितनी बताई गई? 2। पूछा जा सकता है कि भैया फ्रायड द्वारा मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई हैं? तो 2 बताई है। कौन कौन सी? जन्म मूल प्रवृत्ति जिसे एरोस कहा जाता है, और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थैनाटोस कहा जाता है। पहला और दूसरा दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे हम अभिप्रेरणा के बारे में जाने तो आपसे पूछा जा सकता है चालक सिद्धांत, अंतर्नोद सिद्धांत या फिर प्रणोद सिद्धांत, तीनों ही एक ही नाम है। या फिर कह सकते हैं प्रणोद सिद्धांत के या फिर चालक सिद्धांत के या फिर अंतर्नोद के सिद्धांत एक दूसरे के उपनाम है। किसके द्वारा दिया गया? क्लार्क एल हल के द्वारा दिया गया। अब बात करें भैया चालक, अंतर्नोद, प्रणोद शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? यहां पर देखिए 2 चीजें हैं। क्या है 2 चीजें?
कि भैया यदि पूछे सीधा सीधा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तो ये क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। लेकिन ये पूछ ले कि आपका चालक, अंतर्नोद या फिर प्रणोद जो शब्द हैं ये सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा वुडवर्थ के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा, है ना। चालक, अंतर्नोद, प्रणोद शब्द की स्पष्ट व्याख्या किसके द्वारा की गई? तीनों अलग अलग प्रश्न हैं लेकिन इंपोर्टेंट है ना। क्लार्क, हल और ब्राउन, है ना। सिद्धांत पूछे हल के द्वारा, सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया शब्द? वुडवर्थ के द्वारा। इसकी स्पष्ट व्याख्या किसके द्वारा की गई? तो क्लार्क, हल के साथ साथ ब्राउन के द्वारा, है ना। ये आपको ध्यान रखना, तीनों चीजें। आगे बढ़ेंगे, अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष सिद्धांत के बारे में जाने तो ये किसके द्वारा दिया गया भैया? विक्टर ब्रूम के द्वारा। किसके द्वारा? विक्टर ब्रूम के द्वारा। प्रोत्साहन सिद्धांत बोल्स एवं कॉफ्केन के द्वारा। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या फिर मांग पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। जितने भी अभिप्रेरणा के इंपोर्टेंट सिद्धांत हैं सारी जानकारी आपको दे दी। अब बात करते हैं जो इंपोर्टेंट परिभाषा है वो कौन कौन सी है। आप यहां पर 3 परिभाषा देख सकते हैं और तीनों की तीनों ही क्या है? इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम इनके प्रकार के बारे में जानेंगे अभिप्रेरणा के, है ना। यदि हम वीडियो बना रहे हैं, प्रश्न आपको दे रहे हैं तो सारी जानकारी देंगे, है ना। फिर मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप यहां तक आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना है, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना है ना। इतना सा काम कर लेना है ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। तो अभिप्रेरणा की परिभाषा भैया, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये किसके द्वारा कहा गया? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर किसका कथन है? तो स्किनर का कथन है, स्किनर के द्वारा कहा गया, है ना। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया, ये किसके द्वारा कहा गया? तो गुड के द्वारा कहा गया। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, किसके द्वारा कहा गया या किसका कथन है? तो मैकडूगल का कथन है। ये तीनों कथन इंपोर्टेंट हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा, रटना नहीं है, आपको सीखना है ना। चलिए अब बात करते हैं अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा के प्रकार सीधे सीधे पूछे भैया, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार है? तो याद रखिएगा 2 प्रकार है ना। कौन से? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। अब्राहम मैस्लो के द्वारा पूछे तो भी इनके द्वारा 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? जन्मजात और अर्जित। क्योंकि प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार है? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, जन्मजात और अर्जित, स्वाभाविक और कृत्रिम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, जिसे सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा गया है ना। अब्राहम मैस्लो के द्वारा पूछे तो 2 प्रकार बताए, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन के द्वारा पूछे तो अभिप्रेरणा के इनके द्वारा भी 2 प्रकार बताए, स्वाभाविक और कृत्रिम। याद रखिएगा आंतरिक के अभिप्रेरणा के भी 2 प्रकार होते हैं, अब्राहम मैस्लो के द्वारा भी, थॉमसन के। लेकिन गेरेट के बारे में पूछे कि गेरेट के द्वारा अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं, तो इनके द्वारा 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? जैविक, जिसे दैहिक कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये 3 प्रकार बताए हैं गेरेट द्वारा। तो ये अभिप्रेरणा मुझे लगता है सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बता चुका हूं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मैंने बुद्धि के जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको वहां पर बता दिए। अब यहाँ पर जो इंपोर्टेंट सिद्धांत है, 10 सिद्धांत में या फिर 12 सिद्धांत बताऊंगा, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत पूछा गया है। देखिए यहां पर आपको मैं बता दूं, पहले आंसर जान लेते हैं ना। थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर थर्स्टन, क्या होगा? 10वें का आंसर फटाफट बताइए। त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में पूछे तो आंसर क्या होगा? हमेशा आपका गिलफोर्ड होगा, है ना। क्या होगा? गिलफोर्ड होगा। त्रिआयाम या फिर त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है ना। चलिए इसका डिटेल हम जान लेते हैं। यहां पर आंसर आपका होगा, क्या बताया था मैंने? गिलफोर्ड, है ना। स्पीयरमैन नहीं होगा, गिलफोर्ड होगा। यहां पर उत्तर लिख देता हूं मैं, उत्तर गिलफोर्ड। हाँ ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब हम यहां पर से शुरू करेंगे बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत से। यहां पर देखिए एक कारक पूछ ले आपसे, एक कारक सिद्धांत पूछ ले या फिर एक तत्व सिद्धांत पूछ ले, किसके द्वारा दिया गया भैया? ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। द्विकारक सिद्धांत पूछे या फिर द्वितत्व का सिद्धांत पूछे, ये किसके द्वारा दिया गया? आपका स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि द्विकारक पूछे या फिर त्रिकारक पूछे, ये किसके द्वारा दिए गए? दोनों सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए, है ना। जिसे द्वित सिद्धांत भी कहते हैं और त्रितत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए त्रिकारक सिद्धांत पूछे,
त्रिआयामी सिद्धांत पूछे या फिर त्रिचापी या फिर त्रिघटकी सिद्धांत पूछे, इनके वैज्ञानिक अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर त्रिकारक सिद्धांत के स्पीयरमैन है, त्रिआयामी सिद्धांत के गिलफोर्ड है और त्रिचापी या फिर त्रिघटकी सिद्धांत के स्टर्नबर्ग होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में बहुकारक या फिर बहुतत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा। समकारक या फिर समतत्व का सिद्धांत थर्स्टन द्वारा। प्रतिदर्श जिसे नमूना सिद्धांत भी कहते हैं, इसको किसके द्वारा दिया गया? थॉमसन के द्वारा। तरल व ठोस सिद्धांत केटल के द्वारा। पदानुक्रम या फिर क्रमिक महत्व सिद्धांत बर्ट एवं बर्नन द्वारा। लेवल फर्स्ट व लेवल 2 का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, जॉनसन के द्वारा। और बुद्धि का और ख का जो सिद्धांत है ये हेब के द्वारा दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टोटल 1 से 12 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं, सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, याद आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? अब यहाँ पर सिद्धांत पूछा गया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत व्यवहारवादी द्वारा, गेस्टाल्टवादी, संरचनावादी या फिर प्रकार्यवादी, किसके द्वारा दिया गया? मैंने क्या बताया था भैया, कुछ समय पहले बताया था, लेकिन अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं बताया था, है ना। तो आंसर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, शायद आपने इसका आंसर दे दिया होगा। गेस्टाल्टवादी द्वारा। किसके द्वारा? गेस्टाल्टवादी द्वारा। इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, थोड़ी बहुत और अलग से मैं आपको जानकारी दूंगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक पूछे या फिर जनक पूछे कौन होंगे? मैक्स वर्दाइमर होंगे। कब इनके द्वारा स्थापना की गई? 1912 में। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के, है ना। और जर्मनी मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में आपको वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का और लेविन, ये सभी के सभी प्रवर्तक किसके होंगे? गेस्टाल्टवाद के होंगे। यदि जनक के बारे में पूछे तो ये याद रखिएगा, वर्दाइमर होंगे। यदि इसके अंतर्गत पूछे, जैसे कि कोहलर इसमें है, तो कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया। कौन सा दिया? सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जो कि अभी प्रश्न में पूछा गया, लेकिन वहां पर वैज्ञानिक के बारे में ना पूछते हुए किसके द्वारा दिया गया ये पूछा गया, तो गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया। जिसमें यदि यहाँ पर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछते तो कोहलर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। और इनके द्वारा किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने जो अपना प्रयोग है सुल्तान नामक चिंपांजी पर अध्ययन किया था। किस पर? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। याद रखिएगा, चिंपांजी, और उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? सुल्तान। अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत की जो व्याख्या है वो कोहलर ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। याद रखिएगा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? कोहलर के द्वारा। इनमें किसकी व्याख्या मिलती है? अंतरदृष्टि सिद्धांत की। कब? 1959 में, है ना। चलिए याद रखिएगा, इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। किसे? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, है ना। और गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के कितने संपत्ति बताए हैं? ये इंपोर्टेंट है। 5 संपत्तियों पर कार्य करता है आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना। कौन कौन सा? पहला है लक्ष्य, दूसरा है बाधा, फिर है तनाव, फिर है संगठन और फिर है पुनर्संगठन। ये एक सीरियल बाय रखे गए, इनको आपको याद करना है अच्छे से, है ना। कितने संपत्तियों पर कार्य करता है? 5 संपत्तियों पर। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। आगे हम प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला 12वां प्रश्न है आपका, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं। जो सिगमंड फ्रायड है ये सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। कहने का मतलब है इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। सरल सा प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत बताया था, है ना, सिगमंड फ्रायड का। अब यहाँ पर मनोविश्लेषण तो है नहीं, क्या है भैया? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो उसको क्या कहते हैं? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये इनसे संबंधित है ना। आगे इनकी डिटेल जानेंगे और सारी डिटेल जानेंगे हम, है ना। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर मनोविश्लेषणात्मक के जनक के बारे में पूछ ले तो भी वो कौन होंगे? आपके फ्रायड होंगे, है ना। इस सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने दिया है ये सिद्धांत, और इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के कितने स्तर बताए? सीधे सीधा पूछा जाता है, सिगमंड फ्रायड द्वारा मन के कितने स्तर बताए गए हैं? चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। जो चेतन मन है वो इनके द्वारा कितना प्रतिशत बताया भैया? 10%। यदि भाग में पूछे तो 1/10वां भाग। अर्धचेतन मन और अचेतन मन को 90%, है ना। कितना? 9/10 भाग। ये आपको याद रखना है ना, विशेषकर। अब बात करते हैं भैया, मन के स्तर हमने जान लिए हैं। अब इन्होंने मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व के भी भाग बताए हैं। वो कितने बताए हैं? तो वो भी 3 बताए हैं। कौन कौन से भैया? इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि इदम, अहम और पराहम। और इनके द्वारा जो मूल प्रवृत्तियां बताई वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। कौन कौन सी? जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे इरोस कहा जाता है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे
थेनाटोस कहा जाता है। यदि पूछे कि मन की तुलना बर्फ से किसके द्वारा की गई है, तो ये फ्रायड के द्वारा की गई। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है भैया, बर्फ से की है। इनके द्वारा मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई गई। कितनी विकास की अवस्थाएं बताई है, 5। ये भी इंपोर्टेंट है भैया, कितनी, 5। ये भी आपको सीरियल बाय याद करना है। और कौन से कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। कब से कब तक की हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुखी अवस्था जन्म से 18 माह, गुदी अवस्था 18 माह से 3 वर्ष, लैंगिक अवस्था जो बताई वो 3 वर्ष से 5 वर्ष, आदर्शावस्था ये 5 वर्ष से 12 वर्ष, और जननेन्द्रीय अवस्था जो कि 12 वर्ष से अधिक की अवस्था इनके द्वारा बताई गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, ये आपका प्रश्न आ गया। लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित, एलडी से संबंधित ये प्रश्न है। केनंडा उनसेमुअल किर्क सिंगमन फ्रायर। अधिगम विकार से, है ना, या फिर अधिगम क्षमता भी कह सकते हैं, अक्षमता भी कह सकते हैं। किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा सैमुअल किर्क, है ना, इनके द्वारा अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं इनके बारे में। भैया अधिगम अक्षमता शब्द का जो इस्तेमाल है सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1963 में। और अधिगम अक्षमता को लर्निंग डिसेबिलिटी, यहाँ पर शॉर्टकट में एलडी भी कहा जाता है, अधिगम विकार भी कहा जाता है, और अधिगम विचलन भी कहा जाता है। किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया मैंने, अधिगम अक्षमता, याद रखिएगा। अधिगम अक्षमता ऑनलाइन स्टडी विद डीके प्रश्न रखे उनके, है ना, और उसकी भी डिटेल मैंने आपको बताई है। यदि उस वीडियो को नहीं देखा देख लीजिएगा, काफी आपको वहां पर उसके बारे में पता चलने वाला है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहार से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, मनोवैज्ञानिक व्यवहार से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये पूछा गया है। वाटसन, स्किनर, हल या फिर फ्रायड, कौन होंगे, तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद के बारे में पूछा गया तो वाटसन भी होंगे, स्किनर भी होंगे, हल भी होंगे, लेकिन क्या नहीं होंगे, फ्रायड नहीं होंगे, क्योंकि ये मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। यदि व्यवहारवाद के जनक के बारे में पूछे तो वो कौन होंगे भैया, वाटसन होंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ देख सकते हैं कि फ्रायड जो है वो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणवाद के ऐसे संबंधित रखते, क्योंकि ये इसके जनक माने जाते हैं। व्यवहारवाद के जनक के बारे में पूछे तो कौन होंगे, वाटसन होंगे। और व्यवहारवाद के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक आते हैं उसमें वाटसन आते हैं जो कि जनक हैं। उसके बाद में थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, बीएफ स्किनर और हल, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। आगे यदि आपसे वाटसन विकल्प में ना हो तो आपको पता होना चाहिए भैया, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और हल ये भी व्यवहारवाद के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया 15वें प्रश्न में मैं आपसे पूछूंगा, और ये क्यूज के तौर पर प्रश्न पूछा गया। इसका जो सार है वो मैं इसके बाद दूंगा, आपको अभी देना है। वीडियो को पुश कर लीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, 4 विकल्पों को अच्छे से पढ़ लीजिए। आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 15, और आंसर देना भैया पहला सही है कि दूसरा, तीसरा, चौथा। नाम भी साथ में लिखना, पियाजे, कोलबर्ग, गिलिगन या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। ये आपको करना फटाफट, क्योंकि मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूं कि भैया सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत पूछे या फिर सीधा सीधा नैतिक विकास का सिद्धांत पूछे, सही आंसर क्या होगा। अब यहां पर बात क्या हुई है भैया इस प्रश्न में कि इसमें कोहलबर्ग भी आया हुआ है और जनपियाजे भी आया हुआ है। अब क्या करें भैया, आप कौन सा सही आंसर होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो कमेंट्स के माध्यम से जल्दी से बताइए फटाफट, है ना। ये आपको बताना है आंसर, बता दिया आपने, क्यूज के तौर पर दिया है। वैसे इसकी डिटेल इसके नीचे लिखी हुई है, मैं बता दूंगा आपको आंसर, है ना। इसका आंसर क्या होगा भैया, नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, जनपियाजे के द्वारा। कब दिया गया भैया, 1965 में, आपको बता चुका हूं। यदि नैतिक विकास का सिद्धांत के बारे में पूछते तो लॉरेंस कोहलबर्ग आता। कब दिया इन्होंने, 1969, है ना। करेक्ट हो गया आपका, जनपियाजे आपने करेक्ट दिया है तो बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पूछा गया भैया। अभी जैसे कि सिगमंड फ्रायड के बारे में पूछा था, वैसे ही अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत। बंडूरा क्या होगा सही आंसर,
तो याद रखेगा अल्बर्ट बंडूरा जो है ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, इनके द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया। आगे हम इनकी डिटेल जान लेते हैं भैया कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया। इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो किस पर किया था, ये विशेष तो आपको पता होना चाहिए, बेबी डॉल पर किया था। किस पर? बेबी डॉल पर, है ना। और प्रक्षणात्मक अधिगम संपत्ति पूछ ले किसके द्वारा दिया गया, तो ये भी बंडूरा द्वारा दिया गया, प्रक्षणात्मक अधिगम संपत्ति, है ना। प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानात्मकवादी पूछ ले कि भैया ये कौन है, तो अल्बर्ट बंडूरा है। तीनों के तीनों ही इंपोर्टेंट हैं, ये भी आईएमपी है, ये भी आईएम, सारे आईएमपी है। अपना प्रयोग इन्होंने बेबी डॉल पर किया। प्रक्षणात्मक अधिगम संपत्ति बंडूरा द्वारा दिया गया, और प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी भी अल्बर्ट बंडूरा को कहा जाता है। तीनों की तीनों चीजें इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला, इसके फोल्डिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? मैंने बताया था आपको जेडपीटी के बारे में, निकट विकास के क्षेत्र के बारे में, इसके फोल्डिंग के बारे में, तीनों के बारे में बताया था किसके द्वारा दी गई थी भैया, या फिर पहाड़ या फिर ढांचा भी इसे कह सकते हैं आप। थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव, वाइगोत्स्की या फिर स्किनर। क्या बताया था आंसर मैंने? ये आंसर मैं पहले बता चुका हूं, तो आपको इनके आंसर देना फटाफट। क्या होगा 17 का आंसर? आंसर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? वाइगोत्स्की। जेडपीडी के बारे में पूछे या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र, इसका फोल्डर जिसे पहाड़ या फिर ढांचा कहते हैं, क्या सही आंसर होगा आपका? वाइगोत्स्की होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी निकट विकास का क्षेत्र, और इसके फोल्डर जिसे पहाड़ या ढांचा कहते हैं, ये रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की के द्वारा, आगे मैं बता चुका हूं। चलिए, फिर से सिद्धांत पूछ लिया गया भैया आपसे, बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछ लिया गया। मैंने 10 सिद्धांत आपको पहले ही बता दिए हैं, और उसमें इसका भी जिक्र किया है, अल्फ्रेड बिने, गिलफूड, हावर्ड गार्डनर या फिर थॉर्नडाइक। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है आपका हावर्ड गार्डनर। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। हावर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया। अब कितने सिद्धांत कब दिया गया और कितने प्रकार बताए हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो हावर्ड गार्डनर द्वारा वर्ष 1983 में दिया गया। कब? 1983 में। इन्होंने प्रकार कितने बताए बुद्धि के? 8 प्रकार बताए, इसीलिए इसे बहुबुद्धि कहा गया है। कौन कौन से 8 प्रकार है ये भी आपको पता होना चाहिए। व्यक्तिक पर बुद्धि, व्यक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 प्रकार बताए हैं भैया हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के, है ना। कब दिया था भैया? 1983 में। कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। चलिए, अगला प्रश्न, जेंडर स्कीमा थ्योरी। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रतिपादित की है भैया? बंडूरा ने, जिन प्याजे ने, बेम ने या फिर बेरन ने। जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में पूछा गया है। यदि हम हिंदी में जाने तो लिंग स्कीमा सिद्धांत। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में मैं आपको बताता हूं क्या बोलते हैं, इसको लिख देता हूं यहां पर। लिंग स्कीमा सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखेगा, इस सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये दिया गया था आपका बेम के द्वारा, एस.एल. बेम के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, जिसे सेंड्रा बेम भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जेंडर स्कीमा थ्योरी या फिर लिंग स्कीमा सिद्धांत जो है ये मनोवैज्ञानिक सेंड्रा बेम ने 1981 में विकसित किया था। कब? 1981, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, भाई कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो अपन चलते नीचे से। पुनर्वलन का सिद्धांत हल एवं स्किनर बिल्कुल। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, गेट्स, स्टीफेंस बिल्कुल करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय का सिद्धांत वर्दिमर एवं कोलर बिल्कुल करेक्ट है। अनुकूलन या फिर अनुबंध प्रक्रिया कुफ एंड रीड के द्वारा नहीं दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया? पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा? पावलोव। तो करेक्ट आंसर कौन सा नहीं ये पूछा था, तो आपका क्या होगा? पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा, है ना। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुकूलन अनुक्रिया उल्फ एंड रीड के द्वारा नहीं दिया गया है। अनुकूलन अनुक्रिया का जो प्रवर्तक है वो कौन होंगे? पावलोव होंगे, है ना। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित करवाया? ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। शायद 7 से 8 पॉइंट मैंने आपको बताए थे शुरू में। अल्फ्रेड बिने, थर्स्टन, थॉर्नडाइक या फिर गिलफोर्ड। और इसके बारे में भी आपको बताया था। क्या बताया था भैया? मैंने अल्फ्रेड बिने बताया था। सर भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था?
1908 में अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1908 में अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। मानसिक आयु का जो प्रत्यय, जैसा कि हम बता चुके हैं, बीने साइमन द्वारा दिया गया। ये प्रश्न हम आपको शायद तीसरे चौथे प्रश्न बता चुके हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय पूछे तो बीने साइमन होगा, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग पूछे तो अल्फ्रेड बीने होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मन के फ्रेम या फिर ढांचे? अभी हमने आपको बताया है ना, ये रिपीटेड प्रश्न है, आंसर मैं आपको बता चुका हूं, हार्वर्ड गार्डनर। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किसने प्रयोग में कुत्ता एक विषय था कह सकते हैं सीधा सीधा कि कुत्ते पर किसने अपना प्रयोग किया? तो यहाँ पर पावला, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, ये सारी जितने भी मनोवैज्ञानिक इंपोर्टेंट है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, किस पर अपना प्रयोग किया है, वो मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताने वाला हूं। तो कुत्ते पर पहले जान लेते हैं कि किसके द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या फिर पावलाव? सही आंसर क्या होगा? कुत्ते के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर होगा पावलाव। क्या होगा? पावलाव द्वारा किया गया था। कौन सा सिद्धांत दिया था इनके द्वारा? सूझ या फिर अंतरदृष्टि सिद्धांत दिया था। नहीं, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, पावलाव ने, है ना। कौन सा सिद्धांत दिया था इनके द्वारा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सॉरी, माफी चाहूंगा। पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया? आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया। जब मैंने सूझ या फिर अंतरदृष्टि सिद्धांत तभी जिक्र किया था तो कोहलर ने दिया था, है ना। और उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपांजी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें, है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे। पावलाव के द्वारा किस पर अपना कौन सा सिद्धांत दिया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। किस पर अपना प्रयोग किया? कुत्ते पर। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा। इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो चूहे पर किया। कब किया? 1930 में। साथ में इन्होंने अपना प्रयोग कबूतर पर भी किया। ये मैंने क्यों रखा है? क्योंकि कभी कभी विकल्प में चूहा नहीं देते हुए कबूतर दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने चूहे पर भी और कबूतर पे, चूहे पर 1930 में, कबूतर पे 1943 में अपना प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया। सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। जो कौन है भैया? वनमानु से। इसका नाम क्या था? सुल्तान नामक चिंपांजी, है ना। याद रखिएगा, चारों के चारों इंपोर्टेंट हैं और इनको याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया। नेगेटिव प्रश्न विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यहाँ पर मैं टॉप 10 विकास का सिद्धांत आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या होगा? कौन सा सिद्धांत नहीं है विकास का? बताइए जल्दी से। सही आंसर होगा भैया अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन एक सिद्धांत नहीं है, क्या है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन एक शब्द है जो किसके द्वारा दिया गया? पावलाव के द्वारा दिया गया था। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। 10 सिद्धांत आपको बताएंगे विकास के। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो अनुकूलित प्रत्यावर्तन शब्द है जो कि पावलाव के द्वारा दिया गया। अब जो 10 बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं वो आपके सामने हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत और वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये 10 सिद्धांत बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। किसी भी प्रकार से विकल्प में इनके बारे में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था भैया? टोलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, इसके बारे में आपको बता चुका हूं मैं। प्रक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के संप्रत्यय के बारे में किसके द्वारा दिया गया? मैंने बताया था भैया, एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयोग बेबी डॉल पर किया था। याद आया आपको? नहीं आया? याद करिए, क्या होगा आंसर? मैंने बताया था भैया सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अब आपको याद आया होगा। कौन होंगे आंसर? सही क्या होगा? टोलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो मैंने आपको बताया था भैया जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में पूछे, है ना, या फिर बेबी डोल के बारे में पूछे किसके द्वारा प्रयोग किया, या फिर आपसे पूछे प्रश्नात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? बेंडूरा के द्वारा दिया गया था। मैं आपको बता चुका हूं, है ना। चलिए थोड़ा सा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रक्षणात्मक अधिगम बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक क्या है? प्रमुख घटक है। इनके द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया, प्रयोग बॉबी डोल पर किया गया और इसी सिद्धांत को बंडूरा का मॉडल द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाने का सिद्धांत भी कहते हैं।
है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछ लिया। यहाँ पर विधियां भी मैंने रखी है इंपोर्टेंट, जॉन डीवी, ऑसबोर्न, हर्लॉक या फिर आशुबेल। क्या होगा? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। यदि ये प्रश्न आपको आता है तो कमेंट्स के माध्यम से आंसर दीजिए। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में पूछे तो भैया क्या होंगे? ऑसबोर्न होंगे आंसर, है ना। थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी अपन देख लेते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि होती क्या है? इसमें बालक को कोई भी ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है एवं इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। उसको एक समस्या दी जाती है जिससे कि वो उसका हल निकाल सके, है ना, उसकी नवीन विषय को प्रकट कर सके। तो इस विधि में बालक के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन में किसी भी प्रकार की उसको समस्या दी जाती है ताकि वो उसको सुलझा सके, है ना। तो इस विधि में बालकों को क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है मस्तिष्क उद्वेलन विधि में। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? देखिए प्रश्न पूछा गया अधिगम सिद्धांत में स्किनर, बीएस ब्लूम, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। क्या होगा सही आंसर? अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आपका स्किनर आएगा, है ना, थॉर्नडाइक आ जाएंगे, कोहलर आ जाएंगे, लेकिन बीएस ब्लूम नहीं आएंगे। तो बीएस ब्लूम की सारी जानकारी आपको दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। बीएस ब्लूम ने किसी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया बल्कि इन्होंने एक वर्गीकरण प्रस्तावित किया है। कौन सा वर्गीकरण भैया? ब्लूम ने इस वर्गीकरण को टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है। इस नाम को याद रखिएगा, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। जो वर्गीकरण किया है किसके द्वारा किया गया है? ब्लूम के द्वारा। अब इसमें क्या रखा गया भैया? तो इसमें ब्लूम ने वर्गीकरण को सीखने के कितने पक्ष बताए हैं? तो इनके द्वारा 3 पक्ष बताए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। यदि आपसे पूछ ले कि भाई ब्लूम द्वारा जो वर्गीकरण किया है उसमें सीखने का कौन सा पक्ष नहीं है, 3 ये दे देंगे, एक कोई सा भी दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो नहीं है। कौन से हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। और संज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने कितने, जो 3 भाग इन्होंने बताए हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा है। संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में, कौन कौन सा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यह विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि भाई संज्ञानात्मक कौन से हैं, भावात्मक पक्ष में कौन से दिए हैं और क्रियात्मक पक्ष में कौन से भाग दिए हैं, क्योंकि सीधा सीधा संज्ञानात्मक पक्ष का कौन सा भाग नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो संज्ञानात्मक पक्ष में 6 भाग है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब बात करते हैं भावात्मक पक्ष की, तो भैया इसमें भी 6 भाग बताए इनके द्वारा। अभिग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, मूल्यों का संधारण करना, मूल्य पद्धति का संगठन और चरित्रीकरण। ये 6 भाग बताए हैं भावात्मक पक्ष के। अब क्रियात्मक पक्ष के भी इनके द्वारा याद रखिएगा, संज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग, भावात्मक पक्ष के 6 भाग और क्रियात्मक पक्ष के भी 6 ही भाग इनके द्वारा बताए हैं। कौन कौन से? उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। ये 6 भाग इनके द्वारा क्रियात्मक पक्ष के बताए गए हैं, है ना। सारी के सारे इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा हर एक प्रश्न पे, हर एक डिटेल पे। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हल, थॉर्नडाइक, गौहाटी या फिर स्किनर। जल्दी से बताइए भैया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अच्छा प्रश्न है ये, है ना, और पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बताइए 28वें का आंसर क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? स्किनर होगा, है ना। आप स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है ये तो आपको समझ में आ गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर प्रयोग किया, कब किया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया। कब इनके द्वारा प्रयोग किया गया भैया? 1938 में, है ना। प्रयोग इनके द्वारा चूहे पर 1930 में किया गया था। ये पूछा गया इसका वर्ष, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया गया? 1938 में, है ना। प्रयोग कब किया था भैया? 1930 में, और कबूतर पर 1943 में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। उपनाम के बारे में हमेशा पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, अब भी मैं आपको बता रहा हूं कि उपनाम आपको पता होना चाहिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के उपनाम या फिर इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को RS थ्योरी के नाम से, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत के नाम से, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये किसके उपनाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के नाम। यदि आपसे पूछ ले भैया अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया,
ऐसा पूछा जा सकता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, आरएस थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे जो नाम है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अन्य नाम है या फिर उपनाम है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वर्नस्टीन के, चोम्स्की के, फिल्मर के या फिर स्किनर के? किसके द्वारा दिया गया? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो जहां पर भाषा के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखिएगा ये चोम्स्की के द्वारा दिया गया। नोम चोम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे, इनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1959 में किया गया था। अगला प्रश्न, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये मैं आपको बता चुका हूं, बताया था कि नहीं बताया था? शायद शुरू में ही बताया था मैंने। किसके द्वारा किया गया, किस पर प्रयोग किया गया, कितने मुख्य नियम बताए, कितने गौण नियम बताए, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आंसर क्या होगा? कोहलर, पावला, थॉर्नडाइक या गेस्टार्ट। सभी का आंसर देना है। यदि मैं नहीं बोलूं आपसे कि भैया इसका आंसर दो, तो ऐसा नहीं होगा इसका आंसर नहीं देना है ना। आपको आंसर हर एक प्रश्न का देना है। क्या होगा? सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया? मैंने क्या बताया था? थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक द्वारा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वैसे मैं आपको बता चुका हूं। इनके द्वारा प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। कितने प्रकार, कितने नियम बताए सीखने के? 2 नियम, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत कितने नियम बताए? 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम के अंतर्गत कितने नियम बताए? 5 नियम बताए। कौन कौन से 5 नियम? ये रहे बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम जिसे रुचि का नियम भी कहते हैं, सादृश्यता का नियम जिसे पूर्व अनुभव का नियम, और साहचर्य रूपांतरण का नियम। ये 5 नियम किसके अंतर्गत आते हैं? गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि प्रयास व भूल के सिद्धांत के उपनाम या फिर उनको किन किन नाम से जाना जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर मैंने नहीं रखा है ना। गोलमैन के बारे में पूछा गया, भैया गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि? गोलमैन के बारे में पूछा गया और अच्छा प्रश्न है। हमेशा याद रखिएगा आंसर पहले आपको देना है। क्या है आंसर भैया? लो मैंने बता दिया आंसर। तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? गोलमैन के बारे में पूछे तो संवेगात्मक बुद्धि या फिर संवेगात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो गोलमैन के द्वारा दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है क्योंकि इनके द्वारा संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया गया। पूरा नाम है डेनियल गोलमैन, है ना। और याद रखिएगा इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई है, सावेगिक बुद्धि, और दूसरी है बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, है ना। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, गोलमैन के द्वारा। दोनों पुस्तक के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित। देखिए ये एक प्रकार का सिद्धांत है, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसके बारे में आगे जानेंगे। इसको किसके द्वारा दिया गया? लेमार्क के, हैरिसन के, डार्विन के या फिर मैकडूगल? इसके द्वारा दिया गया भैया सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहले आंसर आपको देना है ना। क्या है इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए फटाफट, टाइम आपका ज्यादा हो रहा है। किसके द्वारा दिया गया? ये आपका दिया गया डार्विन के द्वारा, है ना। किसके द्वारा दिया गया? ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं, जान लेते हैं भैया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। इसको इंग्लिश में वहां लिखा हुआ था, है ना, कोष्टक में आपने देखा होगा, या फिर इस प्रकार से लिखा था वहां। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सिद्धांत। एक वाक्यांश है जो प्राकृतिक चयन के एक प्रकार का क्या है? ये वाक्यांश है ना, जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करने के तरीके के रूप में डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत से उत्पन्न हुआ। किससे? यहां पर ध्यान दीजिए, किसके द्वारा दिया गया? डार्विन के। और डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है, या फिर पूछ ले कि विकासवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डार्विन के, है ना। और ये उसका एक घटक कह सकते हैं, अंग कह सकते हैं, वाक्यांश कह सकते हैं, जिसे उपयुक्त जीवित सिद्धांत, योग्यतम की उत्तरजीविता ऐसे कहते हैं। उपयुक्त जीवित सिद्धांत के साथ साथ याद रखिएगा योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे कि और भी हम बात करें कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन को सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए उपयुक्त जीवित सिद्धांत के लीजिए, प्राकृतिक चयन सिद्धांत के लीजिए, सभी एक दूसरे के उपनाम कह सकते हैं या फिर अन्य नाम कह सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे डार्विनवाद के से भी इसके नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए क्रम विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डार्विन के। इसको डार्विनवाद के
नाम से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था विकासवादी सिद्धांत या फिर विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपके चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है ना, याद रखिएगा। इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा कब लिखी गई, 1850 के दशक में प्रकाशित की गई, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन के साथ साथ विकासवाद की अपनी समझ को परिभाषित किया है। और ये सारी चीजें मैं किसके बारे में बता रहा हूं भैया, डार्विन के बारे में बता रहा हूं, तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करेंगे क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, व्यवहारवादी का, संरचनावादी का, मनोविश्लेषकों का या फिर गेस्टाल्टवादी का। क्षेत्र सिद्धांत के बारे में पूछा, थोड़ा प्रश्न को टफ कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो मनोविज्ञान है उस मनोवैज्ञानिक के बारे में नहीं पूछा है ना। तो क्या होगा सही आंसर भैया, क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दिया गया है भैया कर्ट लेविन, और मैंने आपको क्या बताया था, मैक्स वर्दीमैन बताया था, कर्टकोफ का बताया था, कोहलर, कर्ट लेविन किसके अंतर्गत आते हैं ये, तो ये आपके गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे, कर्ट लेविन होंगे, और यहाँ गेस्टाल्टवादी वर्ग का सिद्धांत है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दों में यहाँ कहता है, यहाँ कह सकते हैं कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का क्या है, प्रतिफल है। याद रखिएगा, इनके द्वारा क्या कह सकते हैं सामान्य शब्दों में कि मानव व्यवहार जो है वो व्यक्ति और वातावरण दोनों का क्या है, प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में इनके द्वारा परिभाषित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है BF कोष्टक में P, है ना। ये याद रखिएगा, यदि सांकेतिक रूप में पूछे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत मैक्स वर्दाइमर, कर्टकोफ, कोहलर और कर्ट लेविन आते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भैया गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, मैक्स वर्दीमर होंगे। और विकल्प में व्यवहारवादी के जनक पूछ ले, मनोविश्लेषणवादी के जनक पूछ ले, संरचनावादी के जनक पूछ ले, जो कि विकल्प में थे आपके, तो आपको पता होना चाहिए व्यवहारवादी के जनक कौन होंगे, जॉन वाटसन होंगे, मनोविश्लेषणवादी के जनक सिगमंड फ्रायड होंगे, और संरचनावादी के जनक विलियम वुंट के साथ साथ एडवर्ड टिचनर होंगे, है ना। यहाँ पर उंट ज्यादातर विकल्प में देखने को मिलता है संरचनावादी में, तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है, व्यवहारवादी वाटसन, मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड, संरचनावादी वुंट और टिचनर, है ना, याद रखिएगा। चलिए, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस या फिर वुडवर्थ। सही आंसर क्या है फटाफट बताइए, ये मैं आपको बता चुका हूं, सृजन शास्त्र के पिता मैंने आपको बताया था गाल्टन के बारे में, क्या बताया था, फ्रांसिस गाल्टन के बारे में। तो यही सृजन शास्त्र के पिता है, याद रखिएगा कौन है, फ्रांसिस गाल्टन को ही सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है, या फिर जुड़ा हुआ नाम है, तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांसिस गाल्टन सृजन शास्त्र के पिता हैं। साथ में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया है, कब किया, 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। और इनके अनुसार क्या कहा गया, बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। ये कथन किसके द्वारा किया गया, IMP कथन है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है, ये गाल्टन के द्वारा कहा गया, है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। वीडियो बड़ा हो गया है, आपको लग रहा होगा कब खत्म हुआ कब खत्म हुआ, बस थोड़ी सी यानी कि एक प्रश्न और इसके बाद है टोटल 36 प्रश्न, 36 और वीडियो खत्म हो जाएगा, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, क्यों हुआ है, हर एक प्रश्न को मैंने अच्छे से आपको समझाया है ना। इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हर जो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसके उपनाम बता रहा था, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पर पूछ लिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर चिन्ह अनुबंधन, क्या होगा सही आंसर, क्या होगा। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम पूछे तो नैमित्तिक अनुबंधन होगा। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में, समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत, मतलब चारों विकल्पों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भैया इनके उपनाम क्या क्या है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, एक एक करके सुनिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भैया, स्किनर के द्वारा। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, चूहे पर अपना प्रयोग किया था। अन्य नाम क्या है, तो भैया इसका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, RS सिद्धांत, R टाइप थ्योरी, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत,
कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ये सारे नामों से जाना जाता है भैया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, है ना। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत की बात करें तो भैया ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये गुथरी के द्वारा दिया गया। इसका अन्य नाम क्या है, सामीप्यता का सिद्धांत कहते हैं, स्थापन का सिद्धांत कहते हैं, एकल प्रयास का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, इकराहा प्रयास का सिद्धांत, वन ट्रायल थ्योरी और सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, है ना। ये किसके नाम है भैया, समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत के नाम है, जो कि गुथरी के द्वारा दिए गए हैं। बात करते हैं प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। किसके द्वारा दिया गया भैया सिद्धांत, पावलोव के द्वारा। प्रयोग किस पर किया, कुत्ते पर किया। इसके अन्य नाम क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परस्पर अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सारे के सारे नाम किसके होंगे, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के होंगे, जो कि पावलोव द्वारा किया गया और कुत्ते पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया। विकल्प में चिन्ह अनुबंध था भैया, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चिन्ह अनुबंधन कह लीजिए या फिर चिन्ह सिद्धांत कह लीजिए, किसके द्वारा दिया गया, टोलमैन के द्वारा किया गया। इन्होंने जो अपना प्रयोग है वो कुत्ते पर किया था। भूल भुलैया परीक्षण इनके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और अन्य नाम पूछे तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं, संकेत अधिगम सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार अधिगम, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, अर्थपूर्ण व्यवहार सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत। यदि पूछे सीधा सीधा पूछा जाता है ये कि भैया प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा टोलमैन के द्वारा दिया गया। प्रतीक अधिगम सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ण अधिगम सिद्धांत, ये सभी के सभी अन्य नाम किसके होंगे, चिन्ह अनुबंधन या फिर चिन्ह सिद्धांत के उपनाम होंगे, है ना। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन है भैया, किलपैट्रिक, रूसो, मॉन्टेसरी या फिर फ्रोबेल। 36 प्रश्न थे इस वीडियो में और लगभग 1 घंटे से ऊपर ये वीडियो बन चुका होगा, है ना। मैंने टाइम देखा नहीं है, पर 1 घंटा तो लगभग आपका हो गया होगा, उसके ऊपर ही चला गया होगा समय, है ना। तो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन है, जल्दी से फटाफट आंसर करिए। प्रोजेक्ट विधि के बारे में पूछे तो सही आंसर क्या होगा आपका, किलपैट्रिक होगा। बाकी हम थोड़े से और 2 के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक होंगे, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल होंगे, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन होंगे, मारिया मॉन्टेसरी होंगे। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, थोड़ा बहुत भी पसंद आता है, टोटल प्रश्न 36 है, वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अभी तक नहीं किया है तो कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन के साथ, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, है ना। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अब तक हमें आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।